हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पियाजे के स्टेज की चौथी अवस्था, पियाजे के कोग्निटिव डेवलपमेंट की चौथी अवस्था। इसके बाद हमारे पियाजे का सिद्धांत खत्म हो जाएगा और इसमें मैंने 3-4 वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना चुकी हूँ पियाजे के सिद्धांत की। तो आपको अगर पिछले 3 स्टेज पढ़नी है या पियाजे के बारे में बेसिक जानकारी लेनी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पियाजे के सिद्धांत की चौथी स्टेज। पियाजे ने इसे औपचारिक अमूर्त संक्रिया काल कहा है, जो 11 वर्ष से शुरू होती है। इसे हम इंग्लिश में याद रखेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी पियाजे की ये लास्ट अवस्था है। पियाजे इसमें क्या बताते हैं कि यहाँ बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ क्या है, बच्चा अमूर्त चिंतन की आयु होती है, यहाँ प्लस तो तार्किक चिंतन करने लगता है। तो पियाजे यहाँ बताते हैं कि बच्चा ना अब बच्चे के सामने अगर ऑब्जेक्ट या थिंग है या नहीं है, लेकिन बच्चा उसके बारे में विचार करना शुरू कर देगा, तार्किक चिंतन करना शुरू कर देगा, लॉजिक लगाएगा, क्या है, क्यों है, कैसे है। इस स्टेज में संज्ञानात्मक विकास बच्चे का इस तरह से होगा। तो फिर क्या है, परिकल्पनात्मक व निगमनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है इसमें। यानी समस्या के कारण को ढूंढकर समस्या कारणों पर विचार करेगा। यानी क्या होता है कि यहाँ इस स्टेज का जो बच्चा है वो कोई समस्या है, पहले उसके कारणों को जानेगा कि ये समस्या क्यों क्रिएट हुई और क्रिएट हुई तो इसकी क्या समाधान हो सकते हैं। तो वो अपनी हाइपोथेसिस बनाएगा कि अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, और ये मोस्टली टीचर के सामने भी ऐसी समस्याएं आती रहती है कि कोई बच्चा है डेली घर से HW पूरा करके नहीं ला रहा। तो हम उसको उस पर क्या करेंगे कि बच्चा अगर एक दिन नहीं करके लाया, चलो कोई बात नहीं, कोई कारण रहा होगा, लेकिन डेली ही ऐसा कर रहे हैं, हम स्कूल में पनिशमेंट भी दे रहे हैं और उसको डांट भी लगा रहे हैं, फिर भी बच्चा अगर फिर भी स्कूल का काम नहीं करके ला रहा, तो यानी कोई ना कोई रीजन है। तो हम क्या करेंगे, बिना देखे कंडीशन को, बिना मूर्त रियलिटी को देखे हम इमेजिनेशन कर लेंगे कि अगर बच्चा घर का काम नहीं करके ला रहा तो हो सकता है उसकी मम्मी बीमार हो सकता है बच्चे के समझ में ना आ रहा हो, तो कोई भी कारण हो सकता है। समस्या के कारणों को जानकर हम जो इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन बनाते हैं, उन कारणों को ढूंढते हैं कि हाँ, समस्या को जानकर ये कारण हो सकते हैं, वो होती है हाइपोथेसिस। ये एक हमने एग्जाम्पल से समझा है। बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, लेकिन ये एक बेसिक एग्जाम्पल है, ये एक टीचर के लिए भी जानना जरूरी है कि अगर बच्चा काम करके नहीं ला रहा तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिर उन कारणों को ढूंढकर और फिर उसका समाधान किया जाता है कि सच में अगर डेली ऐसा हो रहा है तो सच में ये रियल कारण है, और वो जो रीजन ढूंढ के निकल के आता है ना वो सामने, वो कहीं ना कहीं फिर रियलिटी से, सच्चाई से जुड़ता है। ठीक है, फिर क्या है, पूर्णतः नियमों को समझता है, पालन भी करता है। जो समाज में, सोसाइटी में जो रूल है वो सभी रूल्स को समझने लगता है और उनको फॉलो भी करता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, तो वो सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना। तो इस एज का बच्चा हर काम वो करेगा जो समाज की मान्यताएं हैं, समाज जिसको मानता आ रहा है। फिर नेक्स्ट है, नियमों का सत्यापन करता है। जैसे मैथ में रेखा गणित हो गया, बीज गणित हो गया, इनके सम को सोल्व करके फिर उनकी जांच भी करता है कि जो मैंने आंसर निकाला है वो सही है क्या। यहाँ रूल्स टू एग्जाम्पल बच्चा काम करने लगता है कि यानी रूल समझने के बाद फिर एग्जाम्पल अपने आप बना लेता है। इस एज का बच्चा समस्या का समाधान करने लगता है। और ये तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ इस स्टेज के बच्चे की, कि अगर बच्चा अमूर्त थिंकिंग कर रहा है तो समस्या का समाधान भी कर लेगा। ऐसी कोई समस्या है जिसके रीजन जान के बच्चा ऐसे रीजन ढूंढ लेता है जो कहीं ना कहीं रियलिटी से जुड़ती है, तो इस तरह बच्चा समस्या का समाधान भी कर लेता है। सभी प्रकार की मानसिक संक्रियाएं करने लगता है, जैसे वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, हर चीज़ को सीक्वेंस में रख देगा। तो हर तरीके की इमेजिनेशन हर चीज़ की बच्चे की, अब बच्चे को के सामने चाहे हम रियल ऑब्जेक्ट ना रखें फिर भी बच्चा उस पर काम करना शुरू कर देगा। फिर क्या है, आत्मसातीकरण पढ़ा हमने। आत्मसातीकरण में प्रयोग आएंगे कि बच्चा प्रयोग करेगा, प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके और फिर उस पर काम करेगा। ये हो गया आत्मसातीकरण। समावेशन में बच्चा क्या करेगा, चेंज करेगा, अपने व्यवहार में, अपने स्कीमाज में चेंज करेगा, फिर नई चीज़ें सीखेगा। ठीक है, फिर क्या है, जो ऑपरेट ऑन रियलिटी है ना,
ये पियाजे की थर्ड स्टेज से जुड़ती है। बच्चा यहाँ रियल चीज़ों को देख के फिर वास्तविकता, जैसा लिखा है, वास्तविक संसार के साथ संक्रियाएं करेगा, रियलिटी देखेगा, रियल ऑब्जेक्ट देखेगा, फिर उसके हिसाब से मेंटल ऑपरेशंस करेगा। लेकिन जो फोर्थ स्टेज है पियाजे की, उसमें बच्चा क्या करेगा, ऑपरेट ऑन ऑपरेशन, संक्रियाओं के साथ संक्रिया करेगा। अब यानी बच्चे को रियल ऑब्जेक्ट ना दिखाओ, बस एक रूल्स बता दो, जैसे लॉस और प्रॉफिट का हो गया कि ऐसे ऐसे ही निकलेगा, तो वो बच्चा इमेजिन करके मैथ के सवाल सोल्व कर लेता है। ठीक है, तो फिर पियाजे ने फोर्थ स्टेज के बच्चों से यहाँ जो बच्चे होते हैं ना, वो लगभग एडोलसेंस एज के होते हैं, किशोर होते हैं। तो यहाँ बच्चे ने एक सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट किया। पियाजे ने क्या किया, एक धागा लिया जिसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, एक धागा लिया, एक पेंडुलम लिया, तो पेंडुलम से उस धागे को लटका दिया और इस धागे पर कोई चीज़ बांधी गई और बच्चों से पूछा गया कि बताओ क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। तो जो थर्ड स्टेज के बच्चे थे वो सिर्फ चीज़ को देख के ही बता पाए, वो इतना बेसिक जानकारी नहीं जानते थे कि ये पेंडुलम है और धागे का क्या इफेक्ट रहने वाला है, और ये धागे से जो चीज़ बांधी गई है ये कितनी हैवी है। यहाँ का बच्चा हर एस्पेक्ट को नहीं देख पाया, लेकिन जो फोर्थ स्टेज के बच्चे थे ना, उन्होंने बताया कि धागे की लंबाई होगी ना, वो धागे की लंबाई है और उससे कोई चीज़ बांधी गई है। ठीक है, वो भारी भी हो सकती है, जैसे किसी से पेंसिल बांध दी, किसी से मार्कर बांध दिया, किसी से डस्टर बांध दिया, तो ठीक है, धागे से बांधा गया और फिर उस पर फोर्स लगाया गया, उस धागे से बांधकर उस चीज़ को धक्का दिया गया, यानी कितनी ज़ोर से धक्का दिया और वो जो चीज़ गई उसने कहाँ तक गति की, ठीक है, कहाँ तक उसकी स्पीड गई। तो लास्ट में क्या कंक्लूजन निकाला बच्चों ने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर, कि धागे की जितनी लंबाई होगी ना, धागा जितना बड़ा होगा ना, वो चीज़ उतनी ही दूर तक जाएगी और फिर दूर तक जाके अपने गति का मोशन ऐसे ही करेगी। यानी अगर छोटा धागा है तो उसको धक्का चाहे हम कितना जोर का ही दो, लेकिन यहाँ सिर्फ ये इतनी ही दूरी तक जा पाएगी। और यहाँ धागा, अगर धागे की लंबाई ज़्यादा है तो इसको धक्का देने पर ये ज़्यादा दूर तक जाएगी और फिर और सबसे बड़ा धागा लिया गया, तो फिर वो चीज़ चाहे यहाँ हैवी बंधी है चीज़, लेकिन फिर ये दूर तक जाएगी फोर्स लगाने पर। तो बच्चों ने यहाँ फोर्थ स्टेज के बच्चों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ये धागे की लंबाई है ना, ये सबसे मस्ट है, इसमें इम्पोर्टेंट है कि जितना बड़ा धागा होगा वस्तु उतनी दूर तक गति करेगी, उतनी दूर तक मूवमेंट करेगी। लेकिन जो थर्ड स्टेज का बच्चा है वो रियल ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता पाया कि यहाँ धागे का क्या इफेक्ट हो रहा है, छड़ का क्या है, पेंडुलम क्या बता रहा है। ठीक है, वहाँ थर्ड स्टेज का बच्चा नहीं जान पाया। तो यहाँ पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो पेंडुलम पर बेस्ड था। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहाँ पियाजे का हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट समाप्त होता है। ठीक है, फिर क्या है कि पियाजे ने 3-4 कंसेप्ट और बताए। जैसे पियाजे ने क्या किया, इस चीज़ को जोड़ा, एडोलसेंस एज से भी जोड़ा। यहाँ बच्चा क्या है, वही जो हमने एडोलसेंस एज में पढ़ा था, यहाँ बच्चा इमेजिनरी ऑडियंस भी बनाएगा कि यानी सभी मेरे को देख रहे हैं, मैं सुंदर लग रहा हूँ या नहीं लग रही। तो ये थिंकिंग भी बच्चों में आती है। पियाजे मानते हैं कि इस स्टेज में जो बच्चा होता है ना, इस स्टेज का जो बच्चा है उसमें क्या है, एक बार फिर से ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित अवस्था फिर से रिक्रिएट होती है, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग नहीं जो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में होती थी। वो एक अलग लेवल की ईगोसेंट्रिज्म होती है, यानी बच्चा अपने आप को ही सेंटर में रखता है कि सभी मेरे को देख रहे हैं, मैं ही सुंदर लग रहा हूँ या नहीं लग रही। फिर दूसरा क्या है, ये एक विकृति है, ये डिसऑर्डर होता है, ये हर बच्चे में आता है कि सभी मेरे को देख रहे हैं, इमेजिनरी ऑडियंस मानेंगे। दूसरा क्या है, पर्सनल फेबल हो जाता है बच्चे में। क्या हो जाता है, पर्सनल फेबल हो जाता है। पर्सनल फेबल में बच्चा क्या मानता है, ठीक है, वो अपने आप को ही कि सुंदर दिखने की कोशिश करेगा कि मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रहा हूँ। और लेकिन एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो ये डिसऑर्डर के जो शिकार होते हैं, ये जो एडोलसेंस एज के जो बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा जो आपराधिक क्रियाएं करते हैं ना, ये पर्सनल फेबल
और इमेजिनरी ऑडियंस से जो बच्चे जुड़ते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं समाज में, सोसाइटी में। तो ये था हमारे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। लेकिन पूछने को तो और भी है, इसमें पियाजे के सिद्धांत को 4-5 वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना सीटेट के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो बाल यहाँ ये पियाजे के सिद्धांत हमारा ख़त्म हो गया है। हमने बाल की खाल निकाल दी, 3-4 वीडियो में हमारा ये पियाजे का सिद्धांत खत्म हुआ है। तो कल हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ऐसे ही बाल की खाल निकालेंगे। और इससे बाहर आप यकीन मानिए, ये 4-5 किताबों का निचोड़ है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जाती है, आजकल पूछने का तरीका बदल गया है, इतना क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा, लेकिन छोटी सी चीज़ पूछी जाएगी। तो आप पहले उन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी करेंगे, एक बार हम कंसेप्ट क्लियर कर ले। लेकिन पियाजे का सिद्धांत, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पियाजे का सिद्धांत भी डेवलपमेंट और ग्रोथ के पार्ट का ही हिस्सा है, क्योंकि ये भी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था ही है। यहाँ पियाजे ने, गोलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने अलग अलग स्टेज ही दी है। ठीक है, तो एक टॉपिक हमारा वो भी रहता है वंशानुक्रम और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम वाइगोत्स्की की का जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वो वीडियो आएगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।